नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे, दरअसल सरकार की तरफ से कहीं नजरें इनायत है तो कहीं शिकायत भी है। इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें उसके पहले सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश के 20 जिलों में लू चल रही है, इसलिए लोग एहतियात बरतें, खूब पानी पिएं, केरी का पना पिएं और धूप में कम से कम निकलें ताकि आप सेहतमंद रहें। दूसरी बात यह कि आज मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के परीक्षा के नतीजे घोषित हुए थे कक्षा 10 और 12 के। जो पास हो गए उनके लिए बधाई, और जिनको थोड़े से नंबर कम मिले, असफलता मिली है, वो धीरज रखें और नेगेटिव उसमें ना जाए, क्योंकि नंबर जीवन का कोई अंक नहीं होते नंबर। इसलिए दो बातों के बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2000 से अधिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दी, और इसमें 167 की लगभग ऐसी एम्बुलेंस है जिसमें वेंटिलेटर भी है। तो सबसे खास बात यह कि ये जो 835 इसमें नई एम्बुलेंस है, ये अब जो लोग जीवन का जिनको संकट होगा उनको बचाने में काम करेंगी। इसलिए सरकार और मुख्यमंत्री दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश की एडिशनल डीजी अनुराधा शंकर सिंह ने भी एक बात की है। उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों और आरक्षक के साथ पीएचक्यू में एक बैठक की और उसमें कहा कि अधिकार की बात सब करते, कर्तव्य की कोई नहीं करता, लेकिन महिलाओं के लिए सरकारी दफ्तरों में और उसके आगे की हम बात करें तो जो बाजार होते हैं वहाँ उनको सार्वजनिक शौचालय नहीं होता, टॉयलेट नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार की नज़रें भी इधर भी इनायत होनी चाहिए। ये बात है जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो नज़रें इनायत और शिकायत भी इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल शशि केशवानी जी, डॉक्टर राहुल रंजन और हमारे साथी पत्रकार योगीराज योगेश जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, बेशक सरकार किसी भी व्यक्ति को बीमारी में इलाज के बगैर मरने नहीं देना चाहती। उसकी कोशिश के चलते पिछले 2 साल कोरोना के जो थे तब भी सरकार ने बहुत मेहनत की, और अब आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2052 एम्बुलेंस को हरी झंडी दी है। इसमें 835 नई है और 167 ऐसी है जिनमें कुल मिलाकर वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। और ये भी कहा गया है उसमें कि जो 25,000 की आबादी है, जिन शहरों की वहाँ एम्बुलेंस होगी, और 25 किलोमीटर के दायरे में उनकी शिकायत पर, उनकी सुनवाई पर, उनकी मांग पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होगी ताकि मरीजों को उपचार मिल सके। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, सरकार ने यदि ये व्यवस्था की तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और सही दिशा में उठाया गया कदम एक तरह से है ये सरकार का। मैं थोड़ा सा रुकूंगा। हमारे साथ महिला पत्रकार संयुक्ता बनर्जी भी जुड़ गई है। संयुक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद राघवेंद्र जी। अभी योगीराज जी की बात होती, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी योगीराज जी। तो मैं 1-2 चीज़ों पर ही आपका ध्यान लगाना चाहूँगा, क्योंकि संजीवनी जो मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है ये बेहतर ढंग से काम करे, इसकी उम्मीद हम करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि हर संजीवनी में वेंटिलेटर की व्यवस्था भी होगी। सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। आपने वेल इक्विप्ड जो वाहन तैयार कर दिए, लेकिन उन इक्विपमेंटों को संचालित कौन करेगा? तो उस स्तर के लैब टेक्नीशियंस या जो भी इंजीनियर्स हों उसको भी सरकार की तैनाती करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अभी संजीवनी लॉन्च हुई, पहले हमने देखा जननी एक्सप्रेस चला करती थी मध्य प्रदेश में जी, और उन जननी एक्सप्रेस की हालत ये हुई थी कि वो सवारियां ढोने का काम कर रही थी। तो कम से कम इनका हास्य ना हो। हालांकि मैं नेगेटिव थोड़ा सा जा रहा हूँ, मैं तो सरकार के इस इनिशिएटिव का स्वागत करता हूं। ये तो सरकार की आंख खोलने वाली बात है। इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, जो हकीकत है हम उससे सरकार को रूबरू कराना चाहते हैं। तो चूंकि पुराना अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो सरकार भले भी इतने बड़े लार्ज स्केल पर ये वाहन लॉन्च कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेल इक्विप्ड है तो वेल क्वालिफाइड टेक्नीशियन हो इसके लिए। दूसरा, एक बात जिसका आपने जिक्र किया था, जो अनुराधा शंकर जी ने जो चिंता जाहिर की है, वो चिंता सरकार का मतलब माथे की सलबटें बढ़ा देने वाली चिंता है। क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में जहाँ लाडली लक्ष्मियों के लिए मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, और उनके लिए मतलब थानों में और सार्वजनिक स्थानों पर और स्कूलों में टॉयलेट की तक व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। कि उन्होंने इसमें एक चीज और जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वल्लभ भवन जो 2009 में नया एक्सटेंशन बना है उसमें भी महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ये तो और चिंता की बात है कि जहां स्वयं मुख्यमंत्री जी विराजमान होते हों और वहां यदि इससे स्थिति है तो इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी। और चूंकि अनुराधा शंकर जी पुलिस महकमे से आती है, मुझे याद है पूरे मध्य प्रदेश में 1100-1200 के आसपास थाने, और राजधानी की यदि आप बात करें तो 40 से ज़्यादा थाने, और औसत यदि निकालो तो हर थाने में 4 महिला
कर्मी तैनात हैं जी। लेकिन उनको टॉयलेट के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति से गुजरना पड़ता है। कई बार तो किसी थाने में तो टॉयलेट ही नहीं है और कई हैं तो वहाँ मेल फीमेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं जिनकी की पूर्ति सरकार को करनी चाहिए जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाया अनुराधा शंकर जी ने और मुझे तो ये कहने में कोई अर्ज नहीं कि सरकार को इस बारे में बहुत सख्ती से और बहुत तुरंत इस दिशा में काम करना चाहिए। जी। संयुक्त जी, आपने सुना अनुराधा जी को, लेकिन हमारा ये चर्चा का दूसरा मुद्दा है। पहला मुद्दा यही है कि 2052 एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हरी झंडी दी है। उसमें 167 एम्बुलेंस ऐसी जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था भी है। लेकिन योगी राज जी ने यह भी कहा कि ये जो 108 एम्बुलेंस जिस बहुत मशहूर हुई है इस नाम से, उसमें कम से कम जो स्टाफ है वो बहुत वेल ट्रेंड हो और उसके साथ साथ वो सिर्फ मरीजों के लिए काम करे। ऐसा ना कि वो जैसे यात्री ढोने के काम में लग जाए। एक महिला के नाते, एक पत्रकार के नाते आप इसको किस ढंग से देखती हैं? जो बात अनुराधा जी ने कही उस पर भी आपकी टिप्पणी हो और मुख्यमंत्री ने जो आज 2052 वाहनों को हरी झंडी दी उस पर भी। सबसे पहले जो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो बात आज सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराधा शंकर जी ने भी कही, उसी पर मैं अपनी टिप्पणी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी राघवेंद्र जी। और वो ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा योगेश जी ने भी कहा कि कई ऐसे थाने हैं जहां पर अलग से महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, अधिकतर मीडिया संस्थानों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को आगे आना चाहिए। हमारी सरकार ही इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है और प्रोत्साहित करती है कि बेटियां आगे आए। लेकिन आगे आकर जब वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करती है तो जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो मिसिंग होती है। हमारे पास अलग से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है। वर्क प्लेस में अगर किसी तरह की हरासमेंट होती है उसको लॉन्च करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि वहाँ पे कंप्लेन बॉक्स है, विशाखा गाइडलाइन का फॉलोअप होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नहीं होता। ये सिर्फ नाम के लिए है। लैक्टेशन सेंटर्स की हम बात करते हैं कि जो माएँ हैं जो काम भी करती हैं उनके लिए लैक्टेशन सेंटर्स बनते हैं, लेकिन वो सब दिखते नहीं है। ये कागजों पर है, योजनाओं में है, लेकिन ये मूर्त रूप में दिखते नहीं है और ये बहुत ही शर्म की बात है। हम महिला पत्रकार जब बाहर जाते हैं, फील्ड पे रहते हैं, घंटों घंटों धूप में, गर्मी में, कोई भी मौसम हो, फील्ड पे ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, वहां पर भी हमें ये बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं मिलती कि हमें अलग से शौचालय की व्यवस्था मिले। वहां पर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पर भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो वाकई में ये बड़ी शर्म की बात है। तो एक तरफ तो काम हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दे, आप बार बार ये कहना कि महिलाओं को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास दिख भी रहे हैं, लेकिन कई प्रैक्टिकल लेवल्स पे वो प्रयास अभी भी बहुत दूर तक हैं और हमारी पहुंच या उनकी पहुंच हम तक नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, जो संजीवनी एक्सप्रेस आज शुरू की, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कदम है। हमने देखा कि पिछले 2.5 साल का समय जो कोरोना काल चला और जिस तरह से मुश्किलों का दौर चला हमारे राज्य में भी, किस तरह से उसको हमने टैकल किया। लेकिन मैं इस पर योगेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए, इसके लिए शाबाशी भी सरकार को मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या हम ह्यूमन रिसोर्स को भी ठीक से चैनलाइज कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम हमेशा स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, कई प्रशिक्षण हम रखने की बात करते हैं कि हम हमारे यहाँ जो भी वर्कफोर्स है उसे स्किल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो स्किल्ड दिखता नहीं है। और इस तरह के कई इंसिडेंसेस हो गए हैं, आपके चैनल पे भी इस तरह के कई इंसिडेंसेस, चाहे वो संजीवनी, जननी एक्सप्रेस, उन तमाम चीजों को लेकर आपने भी ये खबरें कवर की हैं, तो ये पता चलता है। तो इसमें एक तो सबसे पहले वो ह्यूमन रिसोर्स को स्किल करना जरूरी है, प्लस एक टफ मॉनिटरिंग कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, जाया इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, इस पर नजर रखनी भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ उस पे एक अकाउंटेबिलिटी भी हो और स्किल्ड वर्कफोर्स भी हो, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर कहीं मिसयूज होता है तो वो हमारी एक लेमन के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसकी कंप्लेन दर्ज करें या मीडिया संस्थानों तक इस बात को एटलीस्ट पहुंचाए कि किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल संयुक्ता जी, इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनको वेतन भी समय पर मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी दिक्कत
और बहुत शिकायत हमने देखी है कि जो इस तरह की सेवा में काम करते हैं, चाहे वो 108 हो या वो 100 डायल की बात हो, उसमें भी कम से कम ये दिक्कत जरूर आती है कि कई बार वेतन की दिक्कत होती है। मैं अगले दौर की बातचीत में इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन, जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। खास बात ये कि जब वेंटिलेटर बहुत कम है तब 167 वाहन 167 जो एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर भी है, तो ये चीज़ें बड़ी है। लेकिन इसमें साथ में ये तब और अच्छी हो जाएंगी जब इनके साथ जिसे कहते हैं प्रशिक्षित कर्मचारी भी काम करेंगे, जिनको ब्लड प्रेशर लेना भी आता हो, जो इमरजेंसी ड्रग्स दे सकें, डॉक्टर के कांटेक्ट में भी रहें। आजकल तो वीडियो कॉलिंग हो जाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिससे वो उस मरीज के बारे में एम्बुलेंस में डालते से ही डॉक्टर के संपर्क में आ जाए और डॉक्टर उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे, और कुछ जरूरी जीवन रक्षक दवाएं उसमें होनी भी चाहिए। अगर उसकी कमी बेशी होती है तो सरकार को उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, सीधी बात है कि यदि सरकार कोई चीज़ को मुहैया करा रही है, गाड़ियाँ 108 का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब नए संजीवनी वाहन आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में वैसे भी चिकित्सकों की एक समस्या, एक कमी वहाँ हमेशा महसूस हुई है। अब ये इतने वाहन यदि लेके आए हैं तो इनमें सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि क्या इनको ड्राइवर चलाएगा, या यहाँ डॉक्टर या प्रशिक्षु डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर या फिर नर्स या बॉय, ऐसे क्या सिस्टम एक बनाया जा रहा है कि उसमें हमेशा 24 आवर्स, चूँकि ये गाड़ियाँ चलनी हैं तो 24 आवर्स एक चिकित्सीय टीम वहाँ इन गाड़ियों के साथ में यदि उपलब्ध होगी तो आप ये मान के चलिए कि इनकी उपयोगिता है। यदि ये मरीजों को लाने और ले जाने का यदि काम करेंगी डॉक्टर राहुल जी, दरअसल एक एजेंसी इसको संचालित करेगी, जो भी एजेंसी तो संचालित करेगी उसका जिम्मा है कि वो स्टाफ परफेक्ट रखे अपने यहाँ। हाँ, तो मेरा कहना है कि उसकी मॉनिटरिंग में, इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि उसके ऊपर एक नियंत्रण बना रहे कि वहाँ स्टाफ पूरा है। तो यहाँ तो ये चीज होगी कि इसमें लिए सरकार को साधुवाद, एक बहुत अच्छी योजना है शुरू हो रही। अब दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ कि यदि अनुराधा शंकर जी ने यदि ये सवाल उठाया है कि महिलाओं के लिए टॉयलेट की एक समस्या पैदा हो रही है, तो ये बहुत सीनियर IPS अधिकारी हैं, सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव, उन्होंने बहुत देखा है। और यदि बात उन्होंने ये कही है तो ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए और बहुत दूर तक और समझदारी के साथ में इसको लेना पड़ेगा सरकार को भी। आप उठा करके देखिए कि टॉयलेट बना दिए जाते हैं, इस मंत्रालय हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, एजुकेशनल सेंटर्स हो या सार्वजनिक स्थान हो, सब जगह शौचालय बना तो दिए जाते हैं, लेकिन शौचालयों में एक सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि न सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं होती है, न सुरक्षा का कोई मापदंड तय है, और दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि टॉयलेट बनाने के बाद में पानी की कहीं व्यवस्था कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आप तो वहाँ गंदगी की बात है, हाँ जी, सफाई पर भी फोकस करने की जरूरत है। वहाँ कम से कम टॉयलेट आप बनाओ तो पानी की व्यवस्था तो आप करो। तो पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था, ये तीनों मुद्दों पर सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे वो मंत्रालय हो या सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक बाजार हो या शैक्षणिक संस्थान हो, यहाँ सरकार को अपना ध्यान लेके जाना पड़ेगा। तो अनुराधा शंकर जी ने यदि बात उठाई है तो इस बात पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल। शशि केशवानी जी, दरअसल सरकार की पहल बेशक प्रशंसनीय है और सब इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा संयुक्त जी कह रही है, योगीराज जी ने कहा, डॉक्टर राहुल रंजन बोल रहे हैं कि इसमें आपको बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। संयुक्त जी ने यह भी कहा कि आम आदमी के नाते, लेमैन के नाते हमको भी नजर रखनी पड़ेगी और इस पर सरकार को सहयोग करना पड़ेगा, और वो जो एजेंसी इसको संचालित कर रही है उसको भी चीज़ें बतानी पड़ेगी, और वो नहीं करेंगे तो शिकायतों के जरिए उन पर दबाव बनाने की जरूरत है। आपकी इसमें राय? इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा मैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर शौचालय होते हैं या जो चीज़ें होती है बेहतर करने के लिए, उसमें अगर पानी नहीं है तो वो शौचालय बेकार है, क्योंकि उसका फिर कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो गंदगी का एक तरह से स्थान बन जाता है। आपकी राय 108 एम्बुलेंस पर भी और सफाई पर भी? राघवन जी, मैंने पहले भी देखा 108 पहले भी चली है जी, और उसका नतीजा अंत तो बहुत ही खराब हुआ था, लेकिन उसकी शिकायतें बहुत बराबर होती रही थी। अब उम्मीद ये की जा रही है, ये गाड़ियां जो हैं एडवांस हैं काफ़ी, वेंटिलेटर भी है। वेंटिलेटर क्या कोई टेक्नीशियन इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए डॉक्टर ही चाहिए पड़ता है। अब ये पूरी की पूरी गाड़ियां जो 108 ये आउटसोर्सेस को दे दी हैं सरकार ने। सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेयर है नहीं, सिर्फ निगाह रखेगी सरकार उस पर। सरकार के साथ जनता को भी निगाह रखनी पड़ेगी कि उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, जो उसमें लोग काम कर रहे हैं वो कितने शिक्षित हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन इस पे जागरूक लोगों को ज़्यादा रहना पड़ेगा बजाय सरकार के, क्योंकि सारे काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार का काम था कि चीज़ आ गई, एक एजेंसी को सौंप दी लोगों के भले के लिए, लोगों को अपनी परवाह भी करनी पड़ेगी।
दूसरी बात शौचालय की जो चल रही है, तो देखिए समस्या तो बहुत पुरानी है, इस देश में हमेशा रही। अनुराधा शंकर ने आज ये समस्या उठाई है, तो आज किस हिसाब से उठाई है मुझे को समझ में नहीं आई बात। अच्छा सवाल है उनका कि होना चाहिए, वो सब ठीक है। कल की बातचीत है वो, पीएचक्यू में एक बैठक थी, महिलाओं के बीच में वो थी, महिला अधिकारी और आरक्षी थी, उसमें उन्होंने थाने को लेकर बाकी चीजों पर इसको एक सामान्य, जिसे कहते हैं ना, सामाजिक सरोकार से जुड़ी समस्या थी, इसलिए सामाजिक उठाया। सरोकार से तो मतलब उनका ये चीज तो उस टाइम भी ध्यान रखना चाहिए था। भोपाल में भी वो डीआईजी रही हैं, दूसरी जगह रही हैं, उस टाइम तो वो सब चीजें कर सकती थी और करना चाहिए थी। जो भी हो, एसपी भी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, इतनी सीनियर आईपीएस है, ये चीजें तो बहुत पहले भी करनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है, जब किसी अफसर पे कोई ध्यान नहीं रहता तो बीच में अपने आप पे ध्यान खींचने के लिए कई बार इस तरीके की बातें बोल के वो भूल जाते हैं। ये नहीं रहता कि वो उसको मुहिम की तरह चलाएं। लेकिन अनुराधा शंकर ने कहा है, तो बड़ी जुझारू अफसर हैं वो, उसको उस पर कायम रहना चाहिए और लंबे समय तक उसकी लड़ाई लड़के वो चीजें पूरी करवानी चाहिए। कि पीएचक्यू में नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि पीएचक्यू में नहीं है। की बात नहीं है, उन्होंने कहा वल्लभ भवन की बात उन्होंने की। नहीं, वल्लभ भवन में मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि उन्होंने उसका मैंने बकायदा तो जिक्र किया कि जो जितनी बार जाता रहा हूं, देखा है मैंने, विधानसभा के अंदर भी अलग से देखे हैं टॉयलेट, जी वल्लभ भवन में तो है, ये तो मुझे अच्छी तरह जानकारी है। नहीं, उन्होंने इस बात का बिल्कुल खासतौर से जिक्र किया कि जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें सीएम का जो ऑफिस है उसके पास कोई महिला टॉयलेट नहीं है। ये संभव है, क्योंकि मैं तो चलिए, ये बहुत, इस पर फोकस की जरूरत नहीं, हम लोगों ने इसलिए उठाया क्योंकि ये भी एक सामाजिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा, इस पर सरकार और समाज काम कर ही रहा है। लेकिन योगीराज जी, जो बाजार होते हैं, चाहे किसी भी शहर के बाजार हो, न्यू मार्केट हो, भोपाल का चौक बाजार हो या और दूसरे बाजार हो, वहां महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था होती नहीं है। अगर होती है तो वो गंदगी होती है। इस पर नगर निगम और जो वहां के व्यापारी संगठन है उनको ध्यान देने की जरूरत है, सामाजिक संगठन तो उसमें ध्यान दें। लेकिन जो बात आज के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी 108 एम्बुलेंस वाहन के पहिए थमने नहीं चाहिए, और वो वाकई इस मामले में बड़े सख्त थे कि अगर कुछ शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसका मतलब कि जिन संभावनाओं का, जिन आशंकाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के दिमाग में वो चीज़ें हैं। और आज जब ये हरी झंडी दिखा रहे थे, तब उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कड़ी चेतावनी दी है कि इन गाड़ियों का परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए, गाड़ियां चलती रहे। ऐसा नहीं कि किसी का टेलीफोन आया तो गाड़ी वहां पहुंच ही नहीं पा रही है। अगर ये गाड़ियां चलती रहेंगी और पहुंचेंगी तो फिर ये अपने मकसद में भी कामयाब होगी, जिस मकसद को लेकर सरकार ने, शिवराज जी ने उनको सड़क पर उतारा है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, इनकी आवश्यकता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हर आदमी मदद चाहता है, और हमने तो ये भी देखा है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो कोई सहारा नहीं होता। इवन जब शव के लिए भी हमने देखा है कि पशु वाहनों में शव को डाल के ले जाया गया जी। तो ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो, इसलिए इन गाड़ियों की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू तो है। सवाल यही है कि केवल सरकार इसको ये ना समझे, जैसा कि अभी केशवानी जी जिक्र कर रहे थे कि आउटसोर्स पर दे दी गई है। मुझे याद है, मैं 2018 में एक पार्टी की तरफ से कैंपेन कर रहा था, तो हमें भी एक गाड़ी अलर्ट की गई थी। ये बड़ी इंटरनल बात है, लेकिन मैं सार्वजनिक कर देता हूँ। हमारी जब गाड़ी जाती थी तो हम पर पूरी नज़र रखी जाती थी कि ये कहाँ जा रही है, कौन कौन इस गाड़ी में बैठा है। ये एक सिस्टम के जरिए नज़र रखी जाती थी। और आजकल तो ट्रैकिंग सिस्टम चलता है, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है वो दिख जाता है, आपको व्हाट्सएप पे दिख जाता है। तो ये तो बहुत सरल, मैंने आपको जीपीएस सिस्टम, उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है। तो इन सारी गाड़ियों में वो सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि होता है कि हमने देखा है कि पुलिस की 100 डायल करो और आती है, वो भोपू बजाते 24 घंटे इधर से उधर घूमती रहती है। और जब मालूम पड़ा, जब जरूरत होती है तब वो नदारत रहती है। तो गाड़ियों के पहिए चलते जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कि वो अनावश्यक रूप से दौड़ते रहें। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये सवारियां ढोने के काम आई थी, तो ये ऐसा ना हो। एक और बात है कि संजीवनी वास्तव में जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो, वरना हमने देखा है कि संजीवनी ड्राइवर और ऑपरेटर को लिए संजीवनी साबित होती है। अक्सर ऐसा देखने में आया है, क्योंकि वो ऑपरेटर अपने हिसाब से संचालित करते हैं और जरूरतमंद इन चीज़ों का इंतजार ही करता रह जाता है। बिल्कुल संयुक्ता जी, जरूरतमंद इंतजार ना करें, क्योंकि जिनके लिए ये आई है वो जो बीमार लोग हैं, अगर उन तक ये एम्बुलेंस पहुंच जाती है संजीवनी, तो सच में उस मरीज को संजीवनी मिलेगी। उसका परिवार भी सरकार को साधुवाद देगा और कईयों के जीवन बचाने में काम करेंगी। जो बात सब लोग कह रहे हैं, उसकी मूल भावना ये निकल कर आ रही है कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस पर निगरानी की जरूरत है। आपने भी कहा कि आम आदमी के नाते हमको भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सब काम सरकार का नहीं है, और वैसे भी ये कोई मुफ्त सेवा नहीं हो रही, सरकार इसके लिए पेमेंट कर रही है। तो सीधी सी बात है कि ये जनता का पैसा है और ऐसी सेवा है जिसमें लोगों की जान खतरे में रहती है। थोड़ी सी भी लापरवाही जान ले सकती है, और थोड़ी सी सजगता जान बचा भी सकती है। आपकी राय? मेरी आवाज सुन पा रही संयुक्ता जी?
जी राघवेंद्र जी, दरअसल ये हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है जी। और जनता के ही लिए काम आ रहा है और हर योजना में जनता का पैसा लगता है। और जब जो भी सरकार उन योजनाओं को बनाती है उनकी मंशा तो यही होती है कि वो उस जरूरतमंद तक पहुंचे जिसके लिए उसे बनाया गया है। लेकिन हमारी हिस्ट्री जो है ये बहुत अलग रही है। हमारी हिस्ट्री ये रही है कि जिसके लिए वो बनता है वहां तक उस तरह से चीजें पहुंच नहीं पाती और वो बीच में ही कहीं खप जाती हैं। लेकिन इस बार चूंकि मुख्यमंत्री भी बहुत सख्त हैं, पिछले कुछ जो अनुभव रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो ऐसे में इस बार वो और ज्यादा इस बात को लेकर रजट है कि किसी भी तरह की लापरवाही अगर देखने को मिली या किसी भी तरह से ये देखने को मिला कि वहां पे करप्शन हो रहा है, मतलब जहां पहिए तो घूमने चाहिए लेकिन जिस डायरेक्शन में घूमने चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं घूम रहे हैं, किसी और के लिए वो घूम रहे हैं, तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये दरअसल हर योजना में ही होना चाहिए और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और आम लोगों तक अगर वो न पहुंच पाए तो हम जो हिस्ट्री हमारी रही है उसी को रिपीट करते रहेंगे। तो अब वक्त है कि हम उस हिस्ट्री को बदले और क्योंकि उस हिस्ट्री पे हमको बहुत प्राउड नहीं होना चाहिए, बहुत ही बिल्कुल संयुक्ता जी, एक बात और है इसमें कि अब तो तकनीक बहुत आ गई है। योगीराज जी ने कहा था कि जीपीएस सिस्टम भी हमें करना चाहिए, जीपीएस सिस्टम लगने के बाद इजीली हम उसको कर भी पाएंगे। बिल्कुल। रंजन जी, जिस बात की चिंता संयुक्ता जी कर रही है और योगीराज जी ने भी कहा कि अगर जीपीएस सिस्टम लग जाएगा तो बहुत सी चीजें अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी कि ये वाहन, ये एम्बुलेंस कहाँ मूव कर रही है, तो सीधी सी बात है कि हर चीज आपकी नजर में रहेगी, तो फिर चीजों का मिसयूज करने का डर भी रहेगा। आपकी राय बहुत संक्षेप में। राघवन जी, एक चीज और मैं बिल्कुल यहाँ जस्टिफाई करना चाहूंगा कि यहाँ क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि सारी व्यवस्थाएं, सारी तकनीक होने के बावजूद भी आप इनके कॉल सेंटर की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये मेरा अनुभव रहा है कि आप 108 पर फोन कीजिए तो वो इतनी जानकारियां मांगते हैं, इतनी जानकारियां कि मददगार को मदद समय पर नहीं मिल पाती। तो इसको या तो थानों से कनेक्टेड किया जाए या जीपीएस सिस्टम में जो नक्शा आजकल गूगल पर उपलब्ध होता है कि किसी ने यदि फोन सड़क से भी किया है, अब कोई व्यक्ति घायल है, सड़क पर पड़ा है, अब किसी अन्योन्य आदमी ने 108 को फोन किया तो वो कैसे बताएगा कि किस थाने में हूं, किस स्ट्रीट में खड़ा हूं, किस सड़क पर खड़ा हूं। तो वो इतनी जानकारियां मांगते हैं कि उस जानकारियों में, और फिर उस जानकारियों के साथ में हमारा अधिकारी आ रहा है, ये आ रहा है, फिर वो आ रहा है, तमाम तरह की जानकारियां। तो इसमें क्या होता है कि समय बहुत खराब होता है। इसमें बाबूगिरी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक शब्द का मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं कि चिट्ठी को तार समझने की जरूरत है। आप समझ जाएगी न्यू मार्केट में, मालवीय नगर में, फलानी बिल्डिंग के होटल के पास में अगर कोई घटना है तो उनको वहां पहुंचना चाहिए। और जो आपने कहा कि अब तो हर चीज नक्शा पहुंच जाता है, तो उसकी भी जरूरत, तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं। शशि कुमार जी, आपकी अब इसमें अंतिम राय। देखिए, जब तक इसके ऊपर लोग और सरकार दोनों जागरूक नहीं रहेंगे, निगाह नहीं रहेगी, तब तक ये नहीं हो पाएगा। ये पहले भी एक समस्या बन गई थी, ये ना हो कि सरकार अच्छे के लिए करने गई, वो समस्या सरकार के लिए ही बन जाए। दूसरी बात, आप टॉयलेट की बात कर रहे थे कि गंदे रहते हैं बहुत, तो उसके लिए जिम्मेदार तो लोग ही हैं ना, वही करके आते हैं, खराब करके आते हैं। जहाँ नहीं थूकना चाहिए वहां थूक के आ जाएंगे, गंदगी वही लोग फैलाते हैं, कोई अलग से कोई गंदगी फैलाने नहीं आते। केशवानी जी, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो गंदगी तो पानी से साफ होगी, एक नहीं, बात नहीं। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान की जो अब अगली जनरेशन है वो सुधरेगी। आप हमारी वाली जो जनरेशन है वो तो गंदगी करेगी, लेकिन पानी नहीं होगा तो फिर वो सेवा इस्तेमाल के उपयोग के लायक भी नहीं बचेगी। नहीं, पानी तो होना ही चाहिए, लेकिन लोगों को ये जागरूक रहना चाहिए कि कम से कम जहां जा रहे हैं हम टॉयलेट करने, तो वो जगह को हमारा फर्ज भी है साफ सुथरा रखना चाहिए। सामान्य सी बात है, लेकिन लोग नहीं करते। हाँ, वो भी नहीं करते। पानी का संकट भी इसमें सबसे बड़ा है ना, अहम है, क्योंकि देखिए इस देश में जितना पानी का वेस्टेज होता है और कहीं नहीं होता। मैंने नहीं देखा, घंटों पानी रस्तों पे बहता रहता है, कोई देखने वाला नहीं रहता। जहां जरूरत होती है वहां पानी पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सारी समस्या है, सरकार ने अच्छा काम किया है, लोग उस पर नजर रखें, स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए, एम्बुलेंस का बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, और खासतौर से वो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित भी हो, उनको ब्लड प्रेशर का नाप लेना भी आए, उनको शुगर चेक करना भी आए। और जो बात बीच में चर्चा में आई थी कि वेंटिलेटर जो है वो डॉक्टर के अलावा दूसरे लोग नहीं लगा सकते, तो कम से कम डॉक्टर अगर उसमें ना हो, 167 जो एम्बुलेंस है जिसमें वेंटिलेटर है, तो वहाँ इतने प्रशिक्षित लोग हों जो वेंटिलेटर को लगा भी सके ताकि मरीज की जान बच सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मामा गुस्से में, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, अगर लापरवाही हुई तो वो छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वैसा करेंगे भी, और जो एम्बुलेंस के संचालक हैं वो मुख्यमंत्री की इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे। हम सब आप सरकार का धन्यवाद तो करते ही हैं, लेकिन
योगीराज जी और हमारे मेहमान जो है संयुक्ता बनर्जी जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी, शशि केशवानी जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर सरकार ने अच्छा कदम उठाया, उम्मीद करते हैं कि नतीजे भी अच्छे आएंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।